चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। कोई भी जो नदी होती है उसे जल की जो प्राप्ति होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो हिम के पिघलने से, दूसरा वर्षा से प्राप्त होती है। अब हिम के पिघलने से और वर्षा के होने से जो जल प्राप्त होता है वह नदियों के माध्यम से, सरिताओं के माध्यम से या वाहिकाओं के माध्यम से उसको बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अब है कि वाहिकाएं क्या होती हैं। वाहिकाएं क्या होती हैं? ये ज़मीन पर कटे हुए वे घाटी तल होते हैं जिनसे होकर जल धारा के रूप में बहता है। जल एक धारा के रूप में बहता है और इन वाहिकाओं के माध्यम से जो जल का प्रवाह होता है उसको अपवाह कहते हैं। और ये जो वाहिकाएं होती हैं, इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे कोई वाहिका है, इस प्रकार उसकी सहायक नदी है, उसकी सहायक नदी है, उसकी सहायक नदी है, इस प्रकार। तो उनका जो संपूर्ण जाल होता है उसको क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके पश्चात नदी की जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, वह भूमि का जो ढाल होता है उस पर निर्भर करती है। जैसे कि कोई भी इस प्रकार से कोई क्षेत्र है, ये भूआकृति होती है, ये सतल है। अब इसके ऊपर बहने वाली जो नदी है इसकी एक तरफ डायरेक्शन ढाल के अनुसार इधर होगी, दूसरी तरफ इधर होगी। इस प्रकार जो है जो नदी होती है उसकी जो दिशा होती है वो ढाल के ऊपर निर्भर करती है। अब जो प्रमुख नदी है इसके पश्चात है वह संपूर्ण क्षेत्र जिस पर पृष्ठीय जल के निकास मार्ग एक ही दिशा में हो, वह अपवाह द्रोणी या अपवाह बेसिन कहलाता है। जैसे कि ये कोई स्थलाकृति है और इस पर बहने वाली जो नदियां हैं उनकी डायरेक्शन एक तो इस तरफ है और एक दूसरी तरफ है। तो वह संपूर्ण क्षेत्र जिस पर पृष्ठीय जल के निकास मार्ग एक ही दिशा में होते हैं उसको अपवाह द्रोणी बोलती है। तो इस तरफ बहने वाली जो नदी है उनकी डायरेक्शन जो है इस तरफ है, तो इस संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहेंगे? अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी कहेंगे। और जो दो बेसिन होते हैं उनके बीच उच्च उठा हुआ जो भाग होता है उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड या जल संवरण या फिर जल विभाजक। जैसे कि ये जो स्थलाकृति है और इनके बीच ये जो उच्च उठा हुआ भाग है इसको क्या कहेंगे? जल विभाजक या वाटर डिवाइड। पश्चात है जो एक बड़ी नदी होती है वो जहाँ से जल ग्रहण करती है उस संपूर्ण क्षेत्र को जो है अपवाह क्षेत्र कहते हैं। और अपवाह जो क्षेत्र है वो कई बातों पर निर्भर करता है। एक तो धरातलीय संरचना होती है कि वहाँ की जो धरातल है जिस पर वो नदी बह रही है उसकी संरचना किस प्रकार की है। भूमि के ढाल पर निर्भर करती है, जैसे कि तीव्र ढाल है, मंद ढाल है। इसके पश्चात शैलों का स्वभाव किस प्रकार का है, जैसे कुछ शैलें कठोर होती हैं, कुछ कोमल होती हैं। फिर है विवर्तनिक क्रियाओं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हलचल होती हैं उससे कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ नीचे धंस जाता है। इससे नदियों का मार्ग जो है अवरुद्ध भी हो जाता है, नदियाँ का मार्ग में परिवर्तन भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त जल की प्राप्ति पर निर्भर करता है। जल की प्राप्ति जैसे कि कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनको बर्फ़ के पिघलने से और वर्षा दोनों से जल प्राप्त होते हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनको केवल वर्षा के माध्यम से ही जल प्राप्त होते हैं।
तो जिनको बर्फ़ के पिघलने से और वर्षा के माध्यम से जल प्राप्त होता है वो बारहमासी नदियाँ होती हैं, सततवाही नदियाँ होती हैं। ज़्यादातर हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो क्या आती हैं, सततवाही नदियाँ होती हैं। इसके पश्चात है अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। अपवाह तंत्र का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। पहले नंबर पे है जल विसर्जन के आधार पर, दूसरे नंबर पे है जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर, तीसरे नंबर पे है उद्गम के प्रकार और प्रकृति के आधार पर। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं जल विसर्जन के आधार पर। जल विसर्जन के आधार पर जो अपवाह तंत्र है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, अरब सागर का और दूसरे नंबर पे है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। क्योंकि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कुछ नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो है अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की तरफ प्रभावित होने वाली जो छोटी नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। इसका जो कुल अपवाह क्षेत्र है उसका 77% भाग ऐसा है जो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करता है। और इसके अंतर्गत ज़्यादातर जो मुख्य नदियां हैं, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त शेष जो 23% जो अपवाह क्षेत्र का जो जल है वो अरब सागर में जाता है। और इसके अंतर्गत जो मुख्य नदी हैं सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, ये प्रमुख नदी हैं। इसके पश्चात है जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर जो है अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पे है प्रमुख नदी बेसिन, दूसरे नंबर मध्य नदी बेसिन, तीसरे नंबर पे है लघु नदी बेसिन। प्रमुख नदी बेसिन क्या होता है कि जिस नदी बेसिन का जो आकार है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है तो वो प्रमुख नदी बेसिन है। इसके पश्चात मध्यम नदी बेसिन वो होता है जिसका जो आकार है या जिसका अपवाह जो क्षेत्र है वो 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है के बीच में है। और तीसरे नंबर पे जो लघु नदी बेसिन है वो इसके अंतर्गत उस क्षेत्र अपवाह क्षेत्र को शामिल किया जाता है जिसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इस प्रकार जो है जल संभर क्षेत्र के आधार पर अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। तीसरे नंबर पे है उद्गम के प्रकार और प्रकृति के आधार पर। उद्गम के प्रकार और प्रकृति के आधार पर जो है अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरे नंबर पे है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरे नंबर पे है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब जो हिमालय अपवाह तंत्र है इसके अंतर्गत जो निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं जैसे कि सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं। इसके अतिरिक्त जो है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियां हैं। इसके पश्चात है भारत में अपवाह तंत्र का विकास। भारत में अपवाह तंत्र का जो विकास है वो 3 प्रमुख भूआकृतियों का परिणाम है। 3 प्रमुख भूआकृति कौन कौन सी हैं? ये हैं प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय और उत्तरी भारत का मैदान। इन्हीं के परिणाम स्वरूप इनके उद्गम की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, इनके वर्षण की प्रकृति के आधार पर और लक्षणों के परिणाम स्वरूप ही जो है भारत में अपवाह तंत्र का विकास हुआ है। सबसे पहले नंबर पे है हिमालय
के अपवाद अंतर का विकास। हिमालय के अपवाद अंतर के अंतर्गत हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनको जो है 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि पहले नंबर पे है सिंधु, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो 12मासी नदियां हैं, यानी कि इन नदियों को बर्फ़ पिघलने से और वर्षा के माध्यम से दोनों से ही जल प्राप्त होता रहता है। और ये जो नदियां हैं, ये नदियां तिब्बत का जो पठार है उसकी जो दक्षिणी ढलान है, उसके ढलान के दक्षिणी ढलान के समांतर अनुदैर्घ्य द्रोणियों में बहती हुई दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। और ये जो नदियां हैं ये इस पर्वत में, हिमालय पर्वत में ऊंचे गोर्ज और माखंड का निर्माण करती हैं, वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं और बाद में शिवालिक जो पर्वत श्रेणी, हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रेणी है, उसको क्रॉस करके, उसको पार करके मैदान में प्रवेश करती हैं। और मैदान में भी जो है ये जो नदियां हैं कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसे कि गोखुर झील है। और हिमालय की ज़्यादातर जो नदियां हैं जिनमें सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और अलकनंदा, सतलुज, कोसी, तीस्ता, ये जो नदियां हैं ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? पूर्ववर्ती नदी वह नदी होती है जो जिस स्थलखंड पर वो बह रही होती हैं उसके उत्थान से पूर्व ही वो प्रवाहित हो रही होती थी, यानी उससे जब उस स्थलखंड का उत्थान हुआ उससे पहले भी वो बह रही थी और उन्होंने उस स्थलखंड के उत्थान होने के बाद भी अपना जो पुराना मार्ग था उसको बनाए रखा। तो मैदानी जो भाग हैं उसमें ये जो नदियां हैं कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसे कि विसर्प है और जलोढ़ शंकु है, गोखुर झील है। इसके साथ साथ ये नदी जब मुहाने पर पहुंचती है तो डेल्टाओं का निर्माण करती है, लेकिन सभी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसके पश्चात है हिमालय की नदियों के विकास से संबंधित एक विचारधारा हिंद ब्रह्म विचारधारा। हिंद ब्रह्म विचारधारा के अनुसार जो भूगर्भवेत्ता ये मानते हैं कि हिमालय की जो दक्षिणी पर्वत श्रेणी है, जिसको शिवालिक पर्वत श्रेणी है, उसका जो निर्माण हुआ है वो पर्वतधार चट्टानों से हुआ है। और हिमालय के दक्षिण में जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है वो बालू, मृत्तिका, गोलासम, कांग्लोमेरेट, इन जलोढ़ निक्षेप से बनी है। और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इनका जो निक्षेपण हुआ है वो एक ऐसी नदी के द्वारा किया गया है जो मायासिन कल्प में, जो असम के उत्तरी भागों से लेकर जो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं, जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से मोड़ लेती हुई दक्षिण की तरफ बहती थी और जो बाद में अरब सागर में गिर जाती थी। तो ये जो हिंद बराह नदी की विचारधारा है इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे पेस्को ने इसको हिंद बराह कहा है, पिलग्रिम ने इसको शिवालिक का नाम दिया है। लेकिन बाद में कालांतर में ये जो नदी है ये और ऐसा भी माना जाता है कि जो हिंद बराह नदी है वो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र सहित उसकी जो सहायक नदियाँ थी उन सभी का जल को जो है अरब सागर में ले जाती थी। और शिवालिक के जो निक्षेप की मोटाई और विस्तार हिंद बराह नदी द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए निक्षेपण को प्रमाणित करते हैं। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, ये जो नदी है ये उपतंत्रों में बट गई। जैसे सिंधु नदी, पंजाब में सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, गंगा और हिमालय से निकलने वाली नदी ब्रह्मपुत्र उसकी जो सहायक नदियाँ हैं।
इनमें विभाजित हो गई।